हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप you are all well and doing good in your subjects. And today we are here to continue our series of science class 10th. एंड जैसे कि आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये हमारा लेक्चर थर्ड है और पहले दो लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जिसने भी वो नहीं देखे पहले जाके वो एक बार देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट, उसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मैंने आपको पहले ही बताया था, फिजिकल चेंज होता क्या है। तो फिर से बता रहा हूँ, फिजिकल चेंज क्या है। इट इज़ अ चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर या स्टेट, मतलब कोई भी एक एलिमेंट है उसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या है, हम कोई नया सब्सटेंस नहीं बना रहे। जो सा सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास क्या आयरन है, ठीक है। आयरन को हम उसका कलर चेंज कर रहे हैं, उस पर पेंट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर उसका साइज छोटा कर रहे हैं, उसको काट दिया, तोड़ दिया, या फिर उसको मेल्ट करके कुछ और शेप दे दी उसकी, ठीक है। बट वो आयरन है, तो आयरन का आयरन ही रहा ना, कुछ और तो नहीं बन गया, ठीक है। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं हम फिजिकल चेंज, जिसमें कि हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। उसको वो चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। ओके, आपको आई होप आपको समझ आएगा। जैसे कि हमने उसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है, उसका साइज कम ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो मतलब है तो एल्युमिनियम है, सपोज एल्युमिनियम को हमने क्या किया, अ, काट दिया, उसका कलर चेंज कर दिया, उसमें कलर कर दिया, ठीक है। उसको मेल्ट करके फिर से कोई और शेप दे दी, उसकी शेप चेंज कर दी, ठीक है। पर वो एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ही रहा ना, कुछ और तो नहीं बना। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस, जिसमें हम ओनली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज करते हैं, जैसे उसका साइज, कलर, मैटर, ठीक है। ओके, उसके बाद तुम्हारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज क्या होता है? इफ अ चेंज इन्वॉल्व्स, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इट इज़ अ केमिकल चेंज। अब जैसे कि एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे मिल्क है, ठीक है। मिल्क से क्या, हमने उसमें क्या मिक्स किया, थोड़ा खट्टी जैसे हम दही थोड़ा उसमें ऐड कर देते हैं मिल्क में, है ना। तो वो क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है, मतलब दही बन जाता है ना। अब देखो, दूध से क्या बन गया? दही, है ना। तो एक नया सब्सटेंस बन गया ना। तो ऐसी चीज जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जहाँ से मिल्क से क्या बन गया? हमारा कर्ड, ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस बन गया, है ना। अब जैसे कि आयरन है ना। आयरन, हाँ जी, Fe है। Fe को अगर मैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं और वाटर की प्रेजेंस में रखते हैं, तो क्या बन जाता है? रस्ट, है ना। Fe3O4, है ना। हम कल हमने पढ़ा था, हाँ। तो रस्ट बन जाता है, तो एक नया सब्सटेंस बन गया ना, रस्ट, ठीक है। वो ये ऐसी जो चीजें होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है, या ऐसे चेंजेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, उसके बाद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक क्या होती है, ठीक है। इफ हीट इज evolved ड्यूरिंग रिएक्शन, देन सच रिएक्शंस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, देन द
देन सच रिएक्शंस इज नोन एज एंडोथर्मिक, मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब बाहर निकलती है, ठीक है। तो वो रिएक्शंस क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो जब हीट बाहर निकलती, अब देखो एक्सो, एक्सो से आप समझते हो, एक्सो से मतलब एग्जिट होना, ठीक है। थर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। एक्सो मतलब एग्जिट करना, मतलब जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उस रिएक्शन का बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक मतलब इन, अंदर आना, ठीक है, मतलब जो एब्जॉर्व करती है, ठीक है। आपको आई होप समझ आया होगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट करनी, क्या एग्जिट करना, थर्मिक, थर्मिक मतलब हीट, हीट एग्जिट करना मतलब हीट एवॉल्व करना। और एंडोथर्मिक मतलब इन, एब्जॉर्व करना, ठीक है। थर्मिक हीट एब्जॉर्व करना है। इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, अब हीट कहाँ से कोई रिएक्शन एब्जॉर्व कर सकता है, अपने आसपास से, है ना, फ्रॉम द सराउंडिंग। तो वो वाली रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ओके। उसके बाद एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, द टोटल मास, है ना, ये आपको मैंने कल ही बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। मतलब जितना मास प्रोडक्ट में है उतना ही मास किस में होगा, रिएक्टेंट में होगा, ठीक है। कोई एलिमेंट है, उस, सपोज यहाँ पे क्या पोटाशियम है सपोज, ठीक है। यहाँ पे अगर पोटाशियम के 2 एलिमेंट्स है तो इस साइड भी पोटाशियम के 2 एलिमेंट्स ही होंगे, ओके। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलो, the process of equating the number of atom on the both side chemical reaction is known as balancing the chemical reaction, ठीक है। अब कोई कोई रिएक्शन होती है बैलेंस नहीं होती है, ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि आयरन का एग्जांपल लिया था जिसमें रस्ट बनता है, ठीक है। उसमें क्या इक्वल नहीं थे दोनों साइड, तो हम उसको अगर इक्वल करते हैं, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं उसमें, तो क्या बन जाता है वो, एक बैलेंसिंग, हम उसको क्या बैलेंस करने का ट्राई करते हैं उस इक्वेशन को, ठीक है। तो वो प्रोसेस को, उस, हम जब उसको बैलेंस करते हैं मतलब इक्वल करते हैं उसके एलिमेंट्स, मतलब जितने प्रोडक्ट साइड है उतने ही रिएक्टेंट साइड है, या जितने रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड बनते हैं जब एलिमेंट्स, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैले बैलेंस करना, मतलब कि हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, उनके एलिमेंट्स को, ओके। तो ये क्या है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ओके। हाँ, उसके बाद अब बैलेंस हम करते कैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज टू राइट द नंबर ऑफ एटम। पहले तो हम नंबर ऑफ एटम राइट करते हैं, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑन द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों साइड कितने कितने एलिमेंट है हम उसको राइट करेंगे, ओके। उसके बाद क्या आता है, we should always start balancing with the compound that contain maximum number of atom, ठीक है। हम उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे जो, जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, ओके। एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, ओके। इट कैन बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट साइड, मतलब वो कोई भी साइड हो सकता है, रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है और प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है, ओके। Then that compound selected okay, 1 second, काम नहीं कर रहा, oh, then that compound select the element which has the maximum number of atom, ठीक है। तो हमने वो कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, ओके। चलो, उसके बाद क्या है, वाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जब हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा,
द मॉलिक्यूल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड नॉट चेंज। तो हम बैलेंस कर रहे हैं बट उसका क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे हम। ओके हम आप जब आपको करवाऊंगा एग्जाम्पल तो आपको पूरी तरह समझाऊंगा, पहले आप इसके पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है मतलब हाँ, तो क्या होगा जब भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उस मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सिंपली मल्टीप्लाई बाय सूटेबल कोफिशिएंट। बस उस जो फॉर्मूला है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे, कोफिशिएंट के साथ, कोई भी कांस्टेंट के साथ। ठीक है, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द रिएक्शन conditions such that temperature, pressure and catalyst are written on the arrow। ठीक है, मतलब हम क्या है कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी कंडीशन है अगर उसमें लग रही है कि उसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, या उस कोई कैटलिस्ट यूज़ किया है, या कोई प्रेशर, किसी मेन प्रेशर पे वो केमिकल रिएक्शन डन हो रही है, तो वो सारी हम चीज़ें किस कब लिखेंगे, जो एरो है कहाँ पे लिखेंगे, जो एरो बनाते हैं ना हम, हमें पता है इस साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, ये एरो होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर इसमें कोई भी कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, जैसे निकल यूज़ हो रहा है तो निकल लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, निकल लिख लेंगे। कोई टेम्परेचर यूज़ हो रहा है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या है, रिएक्शन है कंप्लीट हो रही है, या कोई प्रेशर है, कोई 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो रही है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे हम राइट करेंगे, ये एरो पर। ओके, ये चीज़ पॉइंट ये वाली चीज़ें कह रहे हैं। उसके बाद द एवोल्यूशन ऑफ गैस इज इंडिकेटेड बाय अपवर्ड एरो। अब कोई गैस उसमें एवॉल्व हो रही है, मतलब निकल रही है बाहर। अब जैसे हमारी कोई हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, वो कोई रिएक्शन हुई। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट होंगे, एक सेकंड, हाँ जी, अब देखो इस साइड कोई रिएक्टेंट होंगे और एरो लगा के इस साइड कोई प्रोडक्ट बनेगा, और उसमें क्या, सपोज हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, ऐसा अपवर्ड एरो लगा देंगे। ओके, तो ये अपवर्ड एरो क्या डिफाइन करता है कि गैस बाहर निकल रही है वहां से। ओके, मतलब इस रिएक्शन में ये गैस है वो इवॉल्व हो रही है, एवोल्यूशन हो रहा है उस गैस का। ओके, उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज इंडिकेटेड बाय डाउनवर्ड एरो। कोई प्रेसिपिटेट के बन रहे हैं अगर, ठीक है, जैसे Cl के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो उसको हम कैसे बना देंगे, डाउनवर्ड एरो बना देंगे उसमें। ठीक है, द हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन इज रिटन एज प्लस साइन, प्लस हीट, अगर उसमें हीट निकल रही है। ठीक है, निकल रही है तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा, एरो है हमारा, है ना। तो उसमें अगर हीट निकल रही है तो यहाँ पे हम हीट लिख देंगे। ओके, हीट की मतलब प्लस हीट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अगर हीट एब्जॉर्व हो रही है तो उसमें क्या कर देंगे, इज रिटर्न है प्लस हीट ऑन रिएक्टेंट साइड। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तब ये वाली कंडीशन बनती है, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो ये वाली कंडीशन। मतलब प्लस हीट कहाँ पे लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड, और प्लस हीट कहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड। जब एक्सोथर्मिक हो, जब एंडोथर्मिक हो तब रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, क्योंकि तब हीट एब्जॉर्ब होती है ना। ये अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन होती है इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। ये हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस है वो कंबाइन करते हैं और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से आप समझ रहे हो, कंबाइन होना। कंबाइन क्या होंगे, दो से ज्यादा एलिमेंट्स सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे और वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी बिटवीन टू एलिमेंट्स और बिटवीन एन एलिमेंट्स एंड अ कंपाउंड और बिटवीन टू कंपाउंड, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस किस के बीच में हो सकती है, दो एलिमेंट के बीच में हो सकती है, या बिटवीन एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, या दोनों ही कंपाउंड हो। ठीक है, ये तीन केस ही होंगे, है ना। या दोनों एलिमेंट हो या दोनों क्या हो,
एलिमेंट हो एक कंपाउंड हो या दोनों ही कंपाउंड हो। ओके। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन क्या होती है? अगर एक रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्टेंट ये कोई दो चीजों में टूट जाए, मतलब उसके दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ओके। इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या डीकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट, और वो क्या देता है? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है वो। ओके। उसके बाद कंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, और इनको क्या जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए ये चीज़ें जरूरी होती है। क्या क्या? हीट जरूरी होती है, या फिर लाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसको कोई भी अब प्रोडक्ट है, कोई चीज़ पड़ी है, तो टूटने के लिए उसको कुछ तो चाहिए होगा ना। हाँ, तो वो चीज़ें क्या चाहिए होती है? एनर्जी। एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? हीट से मिलती है, लाइट से मिलती है, या इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं क्या क्या है। 1 सेकेंड। ओके। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स क्या क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने अभी पढ़ी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट, इसको क्या जरूरत होती है? हीट, और आर नोन एज थर्मोलिटिक। मतलब क्या? अब जिसको हीट की जरूरत होती है तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मोलिटिक। ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनको हीट की जरूरत होती है उनको बोलते हैं थर्मोलिटिक। ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट, जिसको लाइट की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक। ठीक है। अब जो फोटो होती है, तो जो साइंस में फोटो का मर्द मीन्स होता है, क्या होता है? लाइट। लाइट से लेते हैं हम। ठीक है। तो फोटो मतलब लाइट, तो यार फोटोलिटिक मतलब लाइट से इसका आ जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर, मतलब जिसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, उन रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आई होगी। ठीक है। मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनको हीट की जरूरत होती है उनको बोलते हैं थर्मोलिटिक। ठीक है। जिनको लाइट की जरूरत होती है वो फोटोलिटिक, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उनको इलेक्ट्रोलिटिक। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये फर्स्ट लेक्चर वैसे कर लिया, चलो फिर से देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अ रिएक्शन विच इज मोर एक्टिव, जो एक मोर एक्टिव एलिमेंट है। अब एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है? जो मोर एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो डिस्प्लेस कर देता है किसको? लेस एक्टिव एलिमेंट को। ठीक है। फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, उसके साल्ट सोल्यूशन से। ओके। मतलब एक मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसकी जगह ये खुद आ जाएगा। ओके। और ये अकेला रह जाता है। ओके। हाँ जी। उसके बाद द रिएक्टिविटी सीरीज इज लिस्टेड ऑफ बैटल अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द टॉप एंड द लेस रिएक्टिव बैटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम। ओके। ये आपको मैं दूंगा। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट टू गिव न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। जैसे हमारे पास ये है, क्या एग्जांपल? जैसे हमारे पास ये रख लो, HCl प्लस NaOH। ठीक है। NaOH, तो ये क्या बना देता है? ये बना देगा Na
Cl प्लस H2O। ओके, अब देखो ये H है, H यहाँ से हट के क्या आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, इनके साथ, ठीक है, और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। मतलब इसने क्या Na ने क्या किया, इसको H को डिस्प्लेस कर दिया, और इस H ने क्या किया, Na को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ये खुद इसकी जगह आ गया। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल 2H आ जाएगा, H2O आ जाएगा, ठीक है, और ये NaCl के साथ अटैच हो गया। तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे N ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और H ने Na को डिस्प्लेस कर दिया ना, तो ये क्या, अब Na किस साथ अटैच हो जाएगा, Cl के साथ। तो ऐसी रिएक्शन जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देती है, तो क्या उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, उसके बाद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, insoluble solid known as precipitator is formed during the double displacement reaction। हाँ, अब अगर कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, उसके दौरान कोई प्रेसिपिटेट बन रही है, अगर हमने सपोज कोई ट्यूब है ये, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, तो अगर इसमें कोई हमने रिएक्शन करवाई, कुछ एलिमेंट डाल ले, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आगे, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कुछ लग गए, ठीक है, मतलब यहाँ पे एकदम उसके बीच में प्रेसिपिटेट से बन जाते हैं अगर, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उस उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, हाँ जी, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, एक बार फिर आपको समझ नहीं आता, आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको मतलब नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी आप ज़रूर बताना। और आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ओके, और आप ये बता रहे कि आपको साइंस का कौन सा पोर्शन डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे कि आपको बायो डिफ़िकल्ट लगती है, या फिज़िक्स, या कुछ केमिस्ट्री, या कौन सा ऐसा आपको लेसन है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, हम वो आपको ज़रूर करवाएंगे। ओके, तब के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। ओके, तब के चलो हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।